Hello students, welcome to Clearform channel. ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो है पीजीटी टीजीटी के लिए हमारी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी वो डेली 9 बजे होगी और जो है 15 अगस्त से जो है सीटेट का नया बैच शुरू हो चुका है जिसमें आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा और जो है फुल कोर्स के लिए पीजीटी टीजीटी का कोर्स भी जो है 15 अगस्त से शुरू हो चुका है और इसमें जो है डेली आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट की क्लास होगी 9 बजे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेडरलिज्म के ऊपर। इसको हिंदी में कहते हैं संघवाद क्या है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था पावर शेयरिंग के ऊपर कि किस तरीके से जो है सत्ता की साझेदारी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें कि पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और जो एक कंट्री के जो अन्य इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच में। तो इस तरीके से जैसे अगर हम भारत में देखें तो भारत में पहले पर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर जो है अर्बन एरियाज में जो है नगर पालिका आती है और जो रूरल एरिया में पंचायत आती है। तो इस तरीके से जो है पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसे ही संघवाद कहते हैं। ठीक है, संघवाद भी अलग अलग रूप का होता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरलिज्म को अपनाया गया है और भारत का जो फेडरलिज्म है उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। तो हम फेडरलिज्म में क्या होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक कंट्री के अंदर जो अलग अलग सरकारें काम करती हैं उनके अंदर जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे ही फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म की जो हम विशेषताएं पढ़ेंगे तो उससे और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि फेडरलिज्म किस तरीके से काम करता है, क्या विशेषताएं हैं जो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरलिज्म से अलग करती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो एक कंट्री के अंदर सरकारें जो है काम करती है, नीतियां बनाती हैं, कानून के लिए जो है कानून बनाती है, ये सारी चीजें जो है फेडरलिज्म के अंतर्गत आती हैं। इस फेडरलिज्म जो है इसमें इंक्लूड होता है कि जो केंद्र सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कार्य करना है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या कार्य करना है और जो है रूरल एरिया में जो पंचायती राज होता है उसके क्या कार्य होते हैं, उसके पास क्या शक्ति होती है, इन सभी का वर्णन फेडरलिज्म से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। The federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent in units of countries. Okay. तो फेडरलिज्म गवर्नमेंट का व्यवस्था होती है जिसमें कि पावर को जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, ये सेंट्रल अथॉरिटी होती है और जो होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अदर यूनिट्स ऑफ द कंट्री होती है। इस प्रकार से जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। A federation has two levels of government. कम से कम जो है गवर्नमेंट के दो लेवल होते हैं। Both these levels of governments enjoy their power independently of the other. One is the government for the entire country that is responsible for a few subjects of common national interest. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के लिए होती है और वो पूरे देश के हित को ध्यान में रख के ही जो है नीतियां बनाती हैं, प्लानिंग करती हैं,
कानूनों का निर्माण करती है। और जो गवर्नमेंट्स सेकंड लेवल पे जो गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट्स। तो सेकंड लेवल पे गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, वो जो अपने राज्य के लोग होते हैं उनके हितों का ध्यान रखती है, उनको ध्यान में रख के ही वो नीतियों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उन दोनों के बीच में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ताकि वे समतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में कार्य कर सके। अब हिंदी में इसके देखते हैं संघवाद क्या है। ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक जो है जैसे पावर शेयरिंग का हुआ और जो फेडरलिज्म का है, ये एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। तो मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पावर शेयरिंग। तो ये सिविक्स का सेकंड टॉपिक है फेडरलिज्म। तो आप पावर शेयरिंग को भी पढ़िए, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा फेडरलिज्म में भी कि किस प्रकार से पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जो इस में कंसेप्ट क्लियर करने पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। तो संघवाद सरकार की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। एक संघ में सरकार के दो स्तर होते हैं। सरकारों के दोनों स्तर एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति का आनंद लेते हैं। एक पूरे देश की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, जो समान तौर पर राष्ट्रीय हित के कुछ विषयों के लिए जिम्मेदार होती है। जो राष्ट्रीय हित के बारे में सोचती है वो सोचती है हमारी केंद्रीय सरकार, जिसका पूरे देश पर शासन होता है। और जो राज्यों के स्तर पर सरकारें जो अपने राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करती है, यही संघवाद है। संघवाद एक सरकार की एक व्यवस्था है जिसमें कि एक कंट्री में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट में क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। ये जो है स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने राज्य के दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करती है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो गवर्नमेंट होती है वो राष्ट्रीय हित के विषय में सोचती है और उसके लिए जिम्मेवार होती है। इसी को ही संघवाद कहते हैं। आई होप अभी सभी स्टूडेंट्स को संघवाद क्या है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और उनके देश के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म किसी देश में है या नहीं, इंडिया को आप कैसे फेडरलिज्म कहेंगे, हम जब इन फीचर्स को जानेंगे तभी हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म है। तो किसी कंट्री में फेडरलिज्म है या नहीं है उसके लिए ये फीचर्स होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये फीचर्स किसी कंट्री में नहीं है तो हम उस कंट्री को फेडरलिज्म नहीं कह सकते हैं। इसलिए फेडरलिज्म को जानना यहाँ जरूरी हो जाता है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो some of the key features of federalism system are there are 2 or more levels of government। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होने चाहिए। अगर किसी कंट्री में सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हम उसको फेडरलिज्म नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो 2 लेवल होना गवर्नमेंट का जरूरी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो पहला फीचर्स है फेडरलिज्म का यही है। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट
govern the same stations, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. इसका मतलब ये है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वतंत्र रूप से अपने राज्य के लिए वह कानून बना सकती है, टैक्स निर्धारित कर सकती है और प्रशासन वही करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ही एक स्टेट का जो है प्रशासन को संभालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसका सेकंड विशेषता यही है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के मामले में दखल नहीं दे सकती है। तो ये दूसरी विशेषता है। द एक्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो गवर्नमेंट के जो प्रत्येक लेवल को जो है वो संविधान ने मान्यता दी है, उसको अधिकार दिया है, तो इसे संवैधानिक रूप से जो है स्वीकार किया गया है। जो गवर्नमेंट के जो दो लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दो लेवल होते हैं और इनको संवैधानिक रूप से मान्यता मिली होती है। तो यही फेडरलिज्म है। अब हम इसकी आगे कुछ और विशेषताएं देखते हैं। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। फेडरलिज्म। अब हम इसकी कुछ और विशेषताएं देखते हैं फेडरलिज्म की, इससे आपको पता चल जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरलिज्म और भारत का फेडरलिज्म में कितना डिफरेंस है। The fundamental provisions of the Constitution can't be unilaterally changed by one level of government। ठीक है, तो एक जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको जो है संविधान में जो है चेंज नहीं कर सकती है। Such changes require the consent of both the levels of the government। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी चेंजेस लाना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट के लेवल पर, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सहमति से ही वो चेंज हो सकता है। सिर्फ एक गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है तो वह वैसा संभव नहीं है। Court have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government। तो कोर्ट में जो है उसको अधिकार दिया गया है, वह उसकी जो हमारी न्यायपालिका है वो संविधान की व्याख्या कर सकती है। और जो गवर्नमेंट के दो लेवल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है। तो ये फीचर्स है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो जो है अलग अलग गवर्नमेंट के जो है सोर्सेस होते हैं रेवेन्यू के, वो टैक्स लगा सकते हैं अपने अपने जो अधिकार क्षेत्र में है। तो ये भी क्लियरली इसको परिभाषित किया गया है कि जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा के रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी टैक्स लगा के अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। The federal system has dual objectives to safeguard and promote the unity of the country। तो इसके ऑब्जेक्टिव है, इसके फायदे हैं, इसलिए तो भारत में संघवाद को अपनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए भारत में अपनाया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो कंट्री में यूनिटी आती है। एक समाज में जो है, कंट्री में जो है अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उन सभी को एक साथ लेकर चलने के लिए जो है फेडरलिज्म को अपनाया गया है, क्योंकि ये सभी, इसमें क्या है, सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है। फेडरलिज्म संघवाद यह सुनिश्चित करता है कि समाज में
रहने वाले सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए। इसे ही फेडरलिज्म कहते हैं। इसका ये बेनिफिट है, इसलिए फेडरलिज्म को अपनाया गया है। अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग लोगों के जो है रीति रिवाज होते हैं, तो उन सभी को सम्मान देते हुए, उन सभी को एकजुट करते हुए, उन सभी को समान प्रतिनिधित्व मिले, यही संघवाद की क्या है, प्रमुख उद्देश्य होता है। संघवाद की मुख्य विशेषताएं, अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। संघवाद प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं: सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होने चाहिए। संघवाद आप उसे ही कहेंगे जिसमें कि जिस कंट्री में जहां पर भी जो है गवर्नमेंट के 2 लेवल होते हैं, आप वहां कह सकते हैं कि वहां फेडरलिज्म को अपनाया गया है। और फेडरलिज्म को अपनाने का तरीका इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि इससे समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिल जाता है। सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक को नियंत्रित करते हैं। यहाँ मतलब है कि सेम सिटीजन होता है। अगर हम भारत में देखें तो भारत का जो नागरिक है उसे हर स्टेट की जो है, हमारे एकल नागरिकता है भारत में, ठीक है। तो जो भारत का नागरिक है वो केरल में भी जाकर बस सकता है और वो हरियाणा में आकर भी बस सकता है। इसे एकल नागरिक कहते हैं। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो दोनों ही सेम सिटीजन को कंट्रोल में रखती हैं। उनके जो मौलिक अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करती हैं और उन्हें काम का अधिकार देती है। तो नागरिक जो है वो सेम होता है सिटीजन्स। लेकिन कानून, कराधान, प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना क्षेत्राधिकार होता है। जो प्रत्येक अलग अलग स्तर पर जो सरकारें होती हैं वो कानून और टैक्स लगाने में और प्रशासन करने के मामले में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी है। भारत का जो संविधान है ये सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व को और अधिकार को स्वीकार करता है, इसकी व्याख्या भी करता है। तो जो सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, इन दोनों के ही अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी जो है हमारा संविधान देता है। तो जो फेडरलिज्म को है संवैधानिक गारंटी होती है और इसमें जो है सरकार के अलग अलग लेवल होते हैं और इनको अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार होता है, टैक्स लगाने का अधिकार होता है और अपने अपने क्षेत्र में प्रशासन करने का अधिकार होता है। और कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं। संविधान के मूल प्रावधानों को एक स्तर की सरकार द्वारा एक तरफा नहीं बदला जा सकता है। जो भी संविधान में अगर कुछ बदलाव लेके आने हैं, समय समय पर क्या है संविधान के अंदर बदलाव करने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि क्या है समाज में बदलाव आने से जो है संविधान में भी चेंज लाना जरूरी हो जाता है। तो सिर्फ ना गवर्नमेंट की जो सेंट्रल लेवल पर सरकार होती है वही जो है संविधान में बदलाव नहीं ला सकती है, उसके लिए उसे स्टेट गवर्नमेंट की भी आवश्यकता होती है। तो संविधान के मूल प्रावधानों में बदलाव लाने के लिए जो है सरकार के सभी सत्रों की सहमति होना अति आवश्यक होता है। इस तरह के परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। न्यायालयों के पास संविधान और सरकार के विभिन्न सत्रों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति है। तो न्यायालय के पास है वही संविधान की व्याख्या कर सकता है और वही सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर है कि
ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे की शक्तियों को छीन नहीं सकती है। जो केंद्र में सरकार है वह जो है स्टेट में जो सरकार है उसकी शक्तियों को छीन नहीं सकती है। राज्य में जो सरकारें होती हैं वो केंद्रीय सरकार से स्वतंत्र रूप से अलग होकर जो है कार्य कर सकती है और सरकार के जो अलग अलग लेवल होते हैं उनकी शक्तियों की व्याख्या जो है न्यायालय ही कर सकता है। सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत उसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से जो है संविधान में निर्दिष्ट है। सरकार के जो अलग अलग लेवल है उनको कि कहाँ से उनको टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार है तो और किस चीज पर टैक्स लगा सकते हैं ये सारी चीजें जो है लिखित है। आगे हम जब पढ़ेंगे कि राज्य जो है किन विषयों पर कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है किन विषयों पर कानून बना सकता है उससे आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार से संघवाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है। संघीय प्रणाली के उद्देश्य देश की एकता की रक्षा करना संघवाद की विशेषता है। देखो भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर कोई देश भारत पर आक्रमण करता है तो भारत में उस समय क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसी की सुनी जाती है। हर स्टेट जो है अपने डिसीजन नहीं लेता है युद्ध से युद्ध नीति नहीं बनाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है उस मामले के लिए नीतियां बनाती है। इस तरीके से अगर कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण करता है तो भारत पूरे जो अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार होते हैं किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार होती है और किसी दूसरे राज्य में बीजेपी की सरकार होती है। लेकिन जब कभी आक्रमण होता है दूसरा देश तो इन सभी स्टेट को क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो ये भारतीय जो संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है अलग अलग स्टेट से परमिशन लेनी होती है और इससे वहां पर जो है डिसीजन लेने में टाइम लगता है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी देश के साथ युद्ध करना है या संधि समझौता करना है तो उसे अपने हर स्टेट से क्या है परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है उसको हर स्टेट से क्या परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया में ये है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो हर स्टेट को क्या है मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको आदेश देती है उसका पालन करना पड़ेगा। और ये एक खास जो है पॉइंट है जो भारत में जो संघवाद को अपनाया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संघवाद को अपनाया गया है उनको अलग अलग दर्शाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अमेरिका में जो संघवाद को अपनाया गया है वो अलग तरीके से जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। और भारत में जो संघवाद को अपनाया गया है ये जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है इन दोनों के बीच जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया जाता है और संविधान इसकी गारंटी देता है और न्यायालय जो है इसकी व्याख्या करने का अधिकार है। Different routes through which a federation can be formed. किस तरीके से संघवाद का निर्माण होता है। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत संघवाद है या नहीं है। Two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Mutual trust between the government of different levels and agreement to live together. तो इसमें एक एग्रीमेंट होता है ये स्वीकार किया जाता है कि एक देश में जो है अलग अलग स्तर पर सरकारें रहेंगी और वो जो है आपस में एक एग्रीमेंट के जरिए जो है साथ आकर काम करेंगी। There are two kinds of routes through which federation have been formed. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit. ठीक है तो इसमें एक तो ये है कि सभी जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो एक साथ मिलकर जो है एक
जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। दिस काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज फॉर्म्ड इन द यूएसए। तो यूएसए में क्या है, वहां पर हर स्टेट्स में जो है अलग अलग सरकारें जो है काम करती हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आकर जो है काम करती हैं। और ये जो कमिंग टुगेदर वाला जो फेडरेशन का जो एक फॉर्म है, ये यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में है। तो जो यूएसए और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में जो फेडरलिज्म का रूप है, वो भारत में अपनाए गए संघवाद से बिल्कुल अलग है। The second route is that a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. This kind of holding together federalism is followed in India, Spain and Belgium countries. तो ये टर्म्स इम्पोर्टेंट है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, ये जो है यूएसए और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसको अपनाया हुआ है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और जो भारत में, बेल्जियम में और स्पेन ने जो फेडरेशन को अपनाया गया है, उसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अपनाया गया है। तो ये जो है फेडरेशन, ये इनमें थोड़ा डिफरेंस है। विभिन्न मार्ग जिसके माध्यम से संघों का गठन किया जाता है। संघवाद की संस्था और अभ्यास के लिए दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। यानी संघवाद तभी सफल हो सकता है जब ये चीजें होंगी। विभिन्न सत्रों की सरकारों के बीच आपसी विश्वास होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनमें आपस में जो है विश्वास होना चाहिए और साथ रहने का समझौता, कि वो साथ रहकर काम करेंगे, तभी क्या है संघवाद सफल हो सकता है। दो प्रकार के माध्यम है जिसके माध्यम से जो है संघवाद का निर्माण किया जा सकता है। पहले में एक बड़ी इकाई बनाने के लिए जो है संयुक्त राज्यों का एक साथ आना शामिल होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण ही बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो एक साथ जब आए, तभी उन्होंने एक कंट्री को बनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार वहां में जब अलग अलग जो है संयुक्त राज्य की सरकारें जब आपस में मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं, उस प्रकार का संघवाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के एक साथ आकर संघ बनाते हैं। तो एक साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण जो है हमें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। दूसरा मार्ग यह है कि एक बड़ा देश अपनी शक्ति को राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। भारत, स्पेन, बेल्जियम देशों में इस तरह के होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का पालन किया जाता है। ठीक है, तो जो भारत, स्पेन और बेल्जियम में जो है जो फेडरेशन को अपनाया गया है, उसमें क्या है, उसमें शक्तियों को जो है डिवाइड किया गया है, शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच में। उनकी अपनी अपनी शक्ति है, उनको अलग अलग जो है कर इकट्ठा करने के स्रोत मिले हुए हैं, और वे उनको जो है अलग अलग विषयों पर वो कानून बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि हर स्टेट के जो प्रतिनिधित्व होते हैं, जो सरकारें होती हैं, वो एक कॉमन एक साथ आकर जो है काम करती हैं और पूरे देश के बारे में पूरे देश के बारे में फैसले लेती हैं। What makes India a federal country? एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि क्या विशेषताएं हैं जो भारत को एक संघ जो देश बनाती हैं। ऑल फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो फेडरल सिस्टम की जो सभी विशेषताएं हैं उनका भारतीय संविधान में उनका
क्या है, गारंटी दी गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव powers between the union government and the state governments। ओके, तो इस तरीके से जो है भारत में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, विधायक पालिका के बीच, कार्यपालिका के बीच और न्यायपालिका के बीच किया गया है। और जो भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके भी पावर के बीच डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसमें यूनियन लिस्ट में क्या आएगा? इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय हित के जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की सुरक्षा का सवाल हो, या विदेशी मामले हो, या बैंकिंग हो, या दूसरे देशों से युद्ध संधि करनी हो, या शांति समझौता करने जैसे जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, वो सभी आपके यूनियन लिस्ट में शामिल होते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दिस लिस्ट। तो ये इन विषयों पर केवल जो है यूनियन गवर्नमेंट ही, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगी, वो जो है कानून बना सकती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि जो है जो राष्ट्रीय हित के जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि अगर देश की सुरक्षा का सवाल है, विदेशी मामले हैं और दूसरे देशों से युद्ध करना या शांति समझौता करना है, तो ये सारे फैसले सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को लेने का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने का अधिकार है। इस तरीके से जो है भारतीय संविधान में संघवाद की व्याख्या की गई है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। क्या भारत एक संघीय देश बनता है? आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत एक संघीय देश है या नहीं है? एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से फीचर्स हैं जो भारत को एक संघीय देश होने का दावा करते हैं। संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएं भारतीय संविधान के प्रावधानों पर लागू होती है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का 3 गुना वितरण है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें 3 सूचियों के द्वारा हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से भारत एक संघीय देश बनता है। संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। जैसे ही आपने देखा होगा ना, जो है अगर हम भारत का एग्जाम्पल देखते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार थी, केंद्रीय सरकार थी, मोदी सरकार थी, उसने ही करेंसी में बदलाव लाने का फैसला लिया था। उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कोई भी जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय होल्डिंग टुगेदर वाला संघीय है, जिसमें कि संविधान जो है राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, और राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उस पर केवल सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है कानून बना सकती है। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संघ सूची में जो है कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो संघ सूची में जो विषय शामिल है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना आप सभी कि देश की रक्षा हो गया, ये सभी आपके जो है संघ सूची में शामिल होते हैं। अब स्टेट लिस्ट की राज्य सूची में कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं जिस पर केवल जो है स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। तो एग्जाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्टेट लिस्ट में जो है कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट्स को। तो it contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state governments alone can make laws relating to the subjects mentioned in this list.
तो स्टेट गवर्नमेंट ही केवल इन विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर सकती है। जो थर्ड हमारी लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसमें जो विषयों को शामिल किया जाता है, इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर उस पर अपना कानून बना सकती हैं। तो इसमें जो एजुकेशन है, तो दिस लिस्ट इंक्लूड्स एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल है। तो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि एजुकेशन को आप किस लिस्ट में शामिल करोगे, कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में। तो जो एजुकेशन है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल होता है, क्योंकि एजुकेशन में अगर बदलाव लाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें बदलाव ला सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपने लेवल पर उसमें चेंजेस ला सकती है। ट्रेड हुआ है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग भी बना सकती है और कुछ बदलाव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकती है। Both the union as well as the state government can make laws on these subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will be considered. ठीक है, एजुकेशन को लेकर अगर स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों ही अगर अलग अलग पॉलिसी बना देती हैं और दोनों में ही कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लेके आती है उसी को जो है मान्यता मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो राज्य सूची इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे विषय शामिल होते हैं। इस सूची में विभिन्न विषयों से संबंधित कानून अकेले राज्य सरकार ही बना सकते हैं। ये जो विषय आप देख रहे हैं इस पर केवल राज्य सरकारें ही जो है कानून बना सकती हैं। तो जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, तो हर स्टेट क्या होती है अपने जो है वहाँ के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए जो है कृषि को बढ़ावा देती है और जो सिंचाई जो भी टैक्स लगाना होता है वहाँ पर अपने स्टेट एरिया में तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही को ही यह अधिकार दिया जाता है। तो एग्जाम्स में पूछ लेंगे, आप ये क्वेश्चन ये जो मैंने पॉइंट यहाँ हाईलाइट किया हुआ है ये आप नोट डाउन कर लेना कि राज्य सूची में क्या क्या आते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये एक राज्य के अंदर जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। अब जो हमारी थर्ड लिस्ट है वो है समवर्ती सूची। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों दोनों के समान हित के विषय शामिल होते हैं, यानी ये वो विषय होते हैं जिसमें क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उसमें कानून बना सकती हैं, दोनों ही उन विषयों में बदलाव ला सकते हैं। इसमें शिक्षा हो गया, ट्रेड यूनियन हो गई, विवाह हो गया, गोद लेना संबंधी और उत्तराधिकार संबंधी जो डिसीजन है इनमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों ही कानून बना सकती है। इस सूची में उन विषयों पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाती है, यदि उनमें जो है टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर विचार किया जाएगा। तो इन सब की जो व्याख्या है वो संविधान में की गई है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया।
When power is taken away from the central and state government and given to the local government, it is called decentralization. देखिए हम सिर्फ एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अगर सारी पावर हो जाएगी तो उससे क्या है, समाज में जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उन सभी को क्या है, उनके हितों का जो है उल्लंघन हो सकता है। समाज के सभी वर्गों को जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता है। हो सकता है जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, वहां पर क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो मेजोरिटी थी वहां के लोगों की, जो बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, उन्हीं के हितों का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती है। और इस वजह से समाज में क्या होता है, जो है सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो इसलिए भारत में जो है पावर शेयरिंग इस प्रकार से की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ कुछ लोगों के हितों को ही ध्यान में ना रखे, पूरे देश के राष्ट्रीय हितों के ध्यान में रखकर ही कानून बनाए। इसलिए यहाँ पर जो भारतीय संविधान में जिस प्रकार के संवाद को अपनाया गया है, उसमें पावर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, इस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। The basic idea behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. गांधी जी ने भी का भी यह विश्वास था कि जो हमारी लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है, रूरल एरियाज की जो प्रॉब्लम है, उसको जो है वहाँ का पंचायती राज के द्वारा ही उनको अच्छे से जो है हैंडल किया जा सकता है। उन गांव में रहने वाले लोग जो हैं, उनके हितों के बारे में जो है वहाँ की पंचायती सिस्टम के द्वारा ही उनका जो है ज्यादा अपलिफ्ट किया जाता है, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए इस प्रकार से इस जो है पावर शेयरिंग को अपनाया गया है। लोकल पीपल कैन आल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो पंचायती राज का एक फायदा ये है कि वहाँ का जो लोकल पीपल होते हैं वो क्या है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जो है समाज में रहने वाले सभी लोगों की जो है बराबर जो है भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए है भारत में जो है इस प्रकार से जो है पंचायती सिस्टम को अपनाया गया है। ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. Here are the features of the three-level democracy. तो इसलिए भारत में जो है पावर को डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। It is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. इसलिए तो वहाँ पे जो पंचायतों के लिए जो चुनाव है वो रेगुलर होते रहते हैं, क्योंकि संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि सभी लोगों की भागीदारी जो है होनी चाहिए एक सरकार के अंदर। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. तो ये कुछ कास्ट है जिनके लिए जो है सीटों का आरक्षित किया जाता है। उन सीटों पर केवल जो शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइब्स होती हैं और जो अदर बैकवर्ड क्लास होती हैं यही चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सभी जो कास्ट है उनको जो है भागीदारी दी जा सके। At least 1/3 of all positions are reserved for women. State Election Commission has been created in each state. तो प्रत्येक जो राज्य में है एक इलेक्शन कमीशन होता है जो कि ये पंचायत इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। The state government are required to share some powers and revenue with the local government bodies.
तो जो ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, म्यूनसिपल है, पंचायत सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट इनको पैसा देती है ताकि यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट्स को भी रेवेन्यू का कुछ मिल सके। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स का जो नेचर है, इनके काम करने का जो तरीका है, वो हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण। जब केंद्र और राज्य सरकारों से जो पावर जो है लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो यहाँ को आपको पता चल गया होगा डिसेंट्रलाइजेशन। मुगल एम्पायर में भी पूछा जाता है कि वहां पर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था या डिसेंट्रलाइजेशन था। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो मुगल में जो है वो पावर को सेंट्रलाइजेशन किया गया था। केवल सुल्तान ही को कानून बनाने का अधिकार था अपनी प्रजा के लिए, और जो भी सुल्तान चाहता था उसी का जो वो डिसीजन लेता था उसको अंतिम माना जाता था। वहां पर जनमत संग्रह नहीं लिया जाता था, जनता की राय को स्वीकार नहीं किया जाता था। इसलिए जो है हमने दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल टाइम में भी वहां पर सेंट्रलाइजेशन था, यानी पावर केवल एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं थी। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में जो है जो पावर का है वो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, क्योंकि डेमोक्रेसी को अगर सफल बनाना है तो वो तभी सफल हो सकती है जब हम पावर को डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। तो विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार यही है कि बड़ी संख्या में समस्याएं और मुद्दे हैं जिनका स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छा समाधान किया जा सकता है। स्थानीय लोग भी सीधे निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं, तभी हम लोकतंत्र की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, और यहाँ पर त्रिस्तरीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। तो इस तरीके से भारत में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, और थर्ड लेवल पर आपकी जो है लोकल बॉडीज आती हैं, जिसमें पंचायती सिस्टम आता है, और अर्बन एरियाज में जो है नगर पालिका आती है। इस तरीके से जो है वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में किया गया है। अगर किसी एक सरकार के हाथ में ज्यादा पावर होगी तो वो तानाशाह बन जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का अलग अलग लेवल पर जो सरकारें होती हैं उनमें शक्ति का विभाजन किया जाना। इससे आपका पावर शेयरिंग का टॉपिक भी, डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक भी, और फेडरलिज्म जो भारत में अपनाया गया है, ये तीनों टॉपिक आपके एक साथ इसमें कवर हो जाते हैं। स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज, जिसमें हम नगर पालिका की बात कर रहे हैं। स्थानीय निकाय से यहाँ मतलब नगर पालिका से है, जो कि अर्बन एरियाज में जो है सड़क निर्माण हो गया, वहाँ इन सबसे संबंधित जो कार्य होते हैं वो नगर पालिका देखती है। और जो गांव में पंचायत होती है, वो जो गांव में सड़कें और गलियां पक्की होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए गांव में, तो ये सारी जो सुविधाएं होती हैं वो जो है पंचायती राज व्यवस्था में देखी जाती हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो है अलग निर्वाचित क्षेत्रों की और उनके लिए सीटें जो है आरक्षित की गई हैं, क्योंकि सभी पदों में से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है।
क्योंकि जो हम भारत में जो लोकतंत्र को अपनाया गया है और इसमें यही है कि समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसलिए महिलाओं के लिए 1/3 पद जो है आरक्षित किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां दी जाती हैं। मतलब प्रत्येक राज्य में एग्जाम्पल के लिए जैसे हरियाणा में जो है राज्य सरकारें क्या करेंगी, जो पंचायतें होती हैं उनका चुनाव कराती हैं और उनको जो है पंचायतें अपना जो है अपने क्षेत्र में जो है लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण कर सके, इत्यादि सुविधाएं वहाँ के लोगों को मिल सके, इसके लिए जो राज्य सरकारें हैं वो पैसा जो है पंचायतों में देती है नगर पालिका, और पंचायतों को जो पैसा दिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। अब पंचायती राज सिस्टम को देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम आपको पता होगा और स्टेट गवर्नमेंट। अब पंचायती राज सिस्टम किस प्रकार से जो है इसको रूरल लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। पंचायती राज सिस्टम इम्पोर्टेंट है और किस प्रकार से ये है गवर्न करती है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज। Each village has a ग्राम पंचायत। This is a council कह सकते हैं consisting of several ward members often called पंच। तो जो इसके सदस्य होते हैं उनको पंच कहा जाता है और इसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसको सरपंच कहा जाता है। तो जो ये होती है ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है और इसके सदस्य को पंच कहते हैं। They are directly elected by all the adult population living in a village। तो इनका जो चुनाव के जरिए ही 18 साल से ऊपर जो है व्यक्ति है वो जो इनको चुनते हैं। ग्राम पंचायत इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। तो इसमें जो ग्राम पंचायत में एक सरपंच होता है और उसके 5 सदस्य होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत और इस प्रकार के इसके ये सदस्य होते हैं और ये क्या होते हैं, ये पूरे गांव के बारे में जो डिसीजन लेना है वो ये लेते हैं। इसे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। पंचायती राज सिस्टम ये गांव के लिए है और नगर पालिका जो शहरों के मामले में डिसीजन लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से पंचायती राज के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका हिंदी में है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। तो जो पंचायत है जो थी ये ग्राम सभा के अंदर ही काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्विस और thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। तो जो है इसकी जो सभा होती है गांव में साल में 1 या 2 बार होती है और जो सभा होती है वो कहाँ पर उसने खर्चा किया है ये सारा जो है उसको बताना पड़ता है। When ग्राम पंचायत are grouped together they form a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो इस प्रकार से जो अलग अलग गांव की पंचायत होती है वो मिलकर उसको क्या है ब्लॉक और मंडल का रूप दे दिया जाता है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। जो पंचायत ग्राम सभा के जो कार्य की जांच होती है, गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट को मंजूरी देने के लिए और ग्राम पंचायत के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए इसे वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार मिलना पड़ता है। जब ग्राम पंचायत को एक साथ समूहित किया जाता है तो वे ग्राम पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल बनाते हैं।
पंचायत समिति के प्रतिनिधि के सदस्य का चुनाव उस क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। पंचायत जो ब्लॉक या मंडल का निर्माण इस प्रकार होता है, मान लीजिए 10 गांव है, तो जो 10 गांव के जो पंचायत सभा है, जो सरपंच है, वो मिल जाते हैं तो उनको ब्लॉक या मंडल कहते हैं, और इस प्रकार से वो अपने ब्लॉक या मंडल का सदस्य भी चुनते हैं। और हर एक जिले में सभी पंचायत समितियां मंडल मिलकर जिला परिषद का गठन करती हैं। और फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, उसमें जो गांव होते हैं, जिले के अंदर जो गांव होते हैं, उनके जो सरपंच आपस में मिलकर क्या है, वो जिला परिषद का गठन करते हैं। लोकसभा के सदस्य, जिले के विधायक, अन्य जिला स्तरीय निकाय के कुछ अन्य अधिकारी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा का भी सदस्य क्या होता है, वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। अब म्युनिसिपैलिटीज जो है ये होती है अर्बन एरियाज में काम करती है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल corporation. Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies. तो यहाँ पर भी जो नगर पालिका का चुनाव होता है, ये भी जो है इनका भी चुनाव होता है। और म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, बिग सिटीज में क्या होता है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है और एक होता है म्युनिसिपैलिटी होती है, और दोनों का चुनाव होता है। और इन दोनों के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको भी जो है म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहा जाएगा, और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिसर होगा उसको मेयर कहते हैं। इस तरीके से इनका भी चुनाव होता है। और ये अर्बन एरियाज के लिए जो है डिसीजन लेते हैं कि अर्बन एरिया में जो सफाई का ध्यान रखना, सड़कें अच्छी हो, खराब सड़कें नहीं होनी चाहिए, ये जो सारे डिसीजन लेगी ये वहां की जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेती है। नगर पालिकाएं, जिस प्रकार ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी हैं, उसी प्रकार हमारे पास शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाएं हैं। नगर निगमों में बड़े शहरों का गठन किया जाता है। जो बड़े बड़े शहर है, मुंबई है, दिल्ली है, इसमें क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का निर्माण किया जाता है, और इनका भी चुनाव होता है, इलेक्शन के जरिए चुनकर आते हैं, और ये अपने शहरों में ध्यान रखते हैं कि साफ सफाई होनी चाहिए, सड़कों का, लोगों को साफ पानी की सुविधाएं देना, सफाई का ध्यान देना, ये सारा जो है नगर कॉर्पोरेशन का कार्य होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों को जो है दोनों का चुनाव होता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को जो है नगर पालिका का राजनीतिक पद, नगर पालिका के अध्यक्ष को हमने देखा ना, उसको कॉर्पोरेशन को अध्यक्ष को क्या कहेंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष को कहेंगे मेयर। This new system of local government is the largest experiment in the democracy conducted anywhere in the world. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. तो जो ये local government का system है, ये हमारे देश में जो है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और इसमें जो विमेंस की भागीदारी को भी यह सुनिश्चित करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कल। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलर फॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो स्टूडेंट्स जो है आज के लिए इतना ही। हमारी रेगुलर क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे होगी, और सेम टाइम 9 बजे होगी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का जो संघवाद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद से बहुत ज़्यादा अलग है। उसमें एक डिफरेंस है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अलग अलग सरकार होती है, कमिंग टुगेदर
फेडरेशन के साथ मिलकर जो है काम करती हैं, लेकिन इंडिया में जो है यहाँ पर जो है जो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, यहाँ पर जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के बीच में। तो यह इसी को संघवाद कहते हैं। और इसमें जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है अलग अलग विषयों पर जो है केंद्र सरकार और जो है राज्य सरकार अलग अलग विषयों पर कानून बना सकती है। तो ये कुछ विशेषता थी संघवाद से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में होल्डिंग टुगेदर जो स्पेन, बेल्जियम और भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म को अपनाया गया है, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अलग प्रकार के फेडरलिज्म को अपनाया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो एजुकेशन है इस पर जो है स्टेट और यूनियन दोनों ही गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। तो आप एक बार फिर से वीडियो को फिर से देखिए और आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स कल मिलते हैं सेम टाइम 9 बजे, सेम चैनल फिलर फॉर्म चैनल पर। तो